हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बोर्ड के पेपर में हर सेट में एक डिवाइस पक्का आता ही आता है। अब वो डिवाइस जनरेटर भी हो सकता है, ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, रेक्टिफायर भी हो सकता है, एमसीजी भी हो सकता है। वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। तो हम शुरू करते हैं पहले डिवाइस से, जिसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर आपको ये टॉपिक पूछा जाए कि रेक्टिफायर के बारे में बताओ, उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग, तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन लिख के आनी है कि रेक्टिफायर होता क्या है। जैसे दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ, एक होता है फुल। रेक्टिफायर का एक्चुअल में मतलब होता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट कर दे, यानी ऐसे या फिर इस तरीके से ऐसे। आप देख रहे हो डिफरेंस क्या है इसमें? पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव में से पॉजिटिव पॉजिटिव रेक्टिफाई हुई है, आउटपुट में आई है। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सारी आई हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव, इसे बोलते हैं फुल वेव। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि रेक्टिफायर का एक्सप्लेनेशन दीजिए या हाफ रेक्टिफायर बताइए, तो सबसे पहले लिखिएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। फिर उसका डायग्राम आना चाहिए आपको। ये हमने देखो यहां पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रखा है, यहां से आपने इनपुट एसी दिया प्राइमरी कॉइल में, और यहां पे एक डायोड लगा रखा है। डायोड के पास जैसे ही आपकी पॉजिटिव साइकिल जाएगी, डायोड के पास जैसे ही आपकी पॉजिटिव साइकिल जाएगी, यहां पे पॉजिटिव साइकिल जाएगी, डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बाइस होगा तो कंडक्ट करेगा, और हमारे रेजिस्टर के अक्रॉस एक आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस उसके आएगा। और यहां पे देखो आज का आउटपुट आ गया। लेकिन जैसी नेगेटिव साइकिल जाएगी दोस्त, तो नेगेटिव साइकिल जाते ही ये क्या बन जाएगा? रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस आएगा तो यहां पे आउटपुट नहीं आएगा। फिर दोबारा से पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो अपने आप को दोबारा से फॉरवर्ड बाइस बना लेगा, फिर आउटपुट आएगा, यानी फिर आउटपुट आ गया। यानी इस प्रकार से आपकी हाफ वेव रेक्टिफाई होती है। तो अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो आपको उसकी डेफिनेशन लिख के आनी है, उसकी पूरी वर्किंग लिख के आनी है। देखो आपने पूरी वर्किंग लिखी हुई है कि व्हेन AC is supplied across the primary, the secondary of the transformer supply the desired voltage to across the AB during positive half cycle of AC। भैया लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, आपको एग्जाम में आता है ये जरूरी नहीं होता, आपको एग्जाम में जो आता है उसको और अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए, ये जरूरी होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड A becomes positive, B becomes negative, diode is forward biased and the current flows across the RL, the input voltage increases or decreases, the current I also increases or decreases, so as does for the output voltage। आउटपुट वोल्टेज is the same as the waveform in the positive half cycle, and then उसके बाद वहां पे बोला है the end A becomes negative। तो अब ये सेकंड हाफ साइकिल आई है, जब ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, देख रहे हो, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल the end A becomes negative and the positive। सो इस तरीके से आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना आना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फुल रेक्टिफायर की। तो फुल रेक्टिफायर आपको पसंद में आएगी आए, लेकिन एग्जाम में आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। फुल रेक्टिफायर इज अ मोर एडवांस सर्किट देन दैट कन्वर्ट्स एंटायर AC into a pulsating DC। Unlike half wave version, it does not waste half power, making it more efficient। डायग्राम पूरा बनाना आना चाहिए। डायग्राम आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा है, और पूरी वर्किंग कि भाई जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो काम कैसे करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो काम कैसे करेगा, ये पूरा आता है। और मैंने वैसे अपने थ्योरी लेक्चर्स में इसे पीछे जो मैंने वन शॉट पढ़ाए हैं, मैंने उसे वहां पढ़ा रखा है। अगर आप किसी को लगता है कि मुझे डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, यहां पे वेवफॉर्म बनानी है, आप लोगों को चाहिए कि इनपुट वेवफॉर्म है ना, ये इनपुट वेवफॉर्म है और ये आउटपुट वेवफॉर्म बन जाती है। पहला आउटपुट जो है D1 की वजह से आता है, फिर D2 की वजह से आता है, फिर D1 की वजह से आता है, फिर D2 की वजह से आता है। तो इस प्रकार से आप अपने डिवाइसेस को जब भी आएंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे। आज की क्लास जो मैं ये ले रहा हूं उसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको लिखना कैसे है, आपको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है ना जी। अगला 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 आ रहा है जी बाइंडिंग एनर्जी। ऑल्दो डिवाइस नहीं है, बट मुझे लगता है कि 2026 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सर इसमें क्या बनाना है? इसमें आप पूरा ग्राफ बना ही लोगे ये। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं, जैसे कि यहां पे हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन जो है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी, इनकी बाइंडिंग एनर्जी इनके खुद नेबर्स से ज्यादा है। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो देखो यहां पे लिखा है हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन इंडिकेटिंग हाई स्टेबिलिटी, दीज न्यूक्लियर देन दे आर नेबरिंग वंस एंड मिनिमम कॉरस्पॉन्डिंग टू द लो स्टेबिलिटी लिथियम, बोरॉन एंड नाइट्रोजन। यहां पे लिखे हुए हैं, आप देख रहे हो यहां पे लिखे हुए हैं। तो ये स्टेबिलिटीज का इश्यू है। अच्छा, यहां से आपको याद होगा कि हमारा जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है वो कौन सा था? याद करो, आयरन था। आयरन का सबसे ज्यादा बाइंडिंग पर निकला था। ये सारे पॉइंट्स लिख के आने हैं। तो दोबारा मैं बोल रहा हूं, ये वाली जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए, इसका पर्सपेक्टिव ये है। मैं ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूं। कहां पढ़ाया है सर? मैंने डेरिवेशन वाली क्लास में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। मैंने जो इसके इंडिविजुअल क्लासेस हुई हैं, वन शॉट पढ़ाए, मैंने उस पर लिखा पर सब पढ़ाया हुआ है।
है। इसको बताने का जरूरत तरीका ये है कि भैया ये लिखना कैसे है, बिकॉज ये जब 3 नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो इसको कैसे लिखा जाएगा ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे लिखने हैं। उसके बाद अगर आपको याद होगा कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को बाइंड की जगह कैसे एक्सप्लेन करता है, वो भी आपको लिखना आना चाहिए। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो मैग्नीफाइड इमेजेस प्रोड्यूस करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव है, आईपीस है। कैसे वर्क करता है? बिकॉज आपको पता है कि इसकी 2 अरेंजमेंट्स होती हैं। एक होती है अरेंजमेंट जिसके अंदर हमें डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनती है, तो रे डायग्राम आपको ऐसा ही सुंदर सा बनाना आना चाहिए। मैंने अपनी डेरिवेशन वाली क्लास में इसकी पूरी डेरिवेशन विद डायग्राम कराई थी और इसका मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन, पूरा मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन मैंने करा रखा है। तो जो सारे रिजल्ट हैं वो आप वहां से, अगर आपको नहीं पढ़ा है भाई, देखो एक तो है कि आपको आता है, और आता है तो क्या क्या लिखना है मैं आपको बस वो बताने आया हूं, ठीक है ना। चलो उसके बाद यहां पे देखो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दूसरा केस है जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनी है। देखो ये पैरेलल जा रही है और जो मैग्नीफाइंग पावर का यहां पे जो फॉर्मूला है बच्चों वो कितना आ रखा है? वो आ रखा है -L में एफ नॉट डी में एफ ई। आगे चलते हैं, यहां लिखा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कंस्ट्रक्शन वर्किंग सारी, उसके बाद इसका रे डायग्राम, उसका रे डायग्राम, एंड ये तो डिस्टिंक्ट विजन वाला केस है। डिस्टिंक्ट विजन वाला केस है, उसकी पूरी डेरिवेशन मैग्नीफाइंग पावर की, देख रहे हो पूरी डेरिवेशन है मैग्नीफाइंग पावर की, ये पूरी डेरिवेशन करा रखी है। ये डेरिवेशन ऑल्दो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी करा रखी है जहां पे मैंने आप लोगों को सारी कंस्ट्रक्शन वर्किंग सिखाई है। बट मैं ये क्लास क्यों लेके आया हूं आप लोगों के लिए? इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि भाई इतना तो मिनिमम लिखना होता है, ठीक है जी। उसके बाद अगला ये इसका इंफिनिटी वाला केस हो गया। उसके बाद एसी जनरेटर, हाँ भैया ये भी एक डिवाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब 2026 के लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से इसमें होता क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे घूमती है, और जब घूमती है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट आ जाता है, और वो करंट कौन सा होता है? एसी जनरेटर होता है ना। एसी करंट होता है, इसलिए एसी जनरेटर बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब भी कोई कॉल घूमती है तो यहां पे फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसलिए यहां पे करंट सेटअप हो जाता है। क्या क्या सामान चाहिए सर? इसके अंदर एक मैग्नेट चाहिए, आर्मेचर चाहिए, स्लिप रिंग चाहिए, ब्रशेस चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। वर्किंग दिखा रखी है, आप देखो मैंने अपनी क्लास में बताया था कि यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये साइनोसोडियल फ्रीक्वेंसी है दोस्त, और साइनोसोडियल का मतलब क्या होता है? जो साइन की तरह बिहेव करे, यानी ऐसे। और यही तो हमारा कौन होता है? ऑल्टरनेटिव करंट है। यहां लिखा हुआ है कि बोथ करंट एंड वोल्टेज आर साइनोसोडियल विद टाइम। तो ईएमएफ की इक्वेशन ये हो गई, E = E0 sin ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन ये होगी I = I0 sin ओमेगा टी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैंने क्लास में पढ़ा रखा है बच्चे, मैंने क्लास में पढ़ा रखा है। फिर क्यों पढ़ा रहे हो सर आज? मैं बताने आया हूं कि ये डेरिवेशन ऐसे लिखनी है, बिकॉज जब हम क्लास में लिखते हैं ना, पढ़ाते हैं तो कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं लिखने में, कि भाई कुछ स्पेसिफिकेशन लिखनी है, कंसिडरेशन लिखनी है, जो एज्यूम किया वो लिखना है। तो वो अगर आप लिखोगे तो और बेहतर आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर, ये रिसेंटली लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को अप या वोल्टेज को डाउन कर देता है, स्टेप अप करने के लिए या फिर स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर के, है ना। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल है इसका म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपको मैंने जो ये बताया है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था, मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर फुल रेक्टिफायर बताया था। हाफ वेव रेक्टिफायर फुल रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, रिवर्स बायसिंग में काम नहीं करता, है ना। तो ये भी सेम है, फुल रेक्टिफायर की यही हमारी प्रिंसिपल है। तो हर डिवाइस का अपना एक प्रिंसिपल होता है, हर डिवाइस की अपनी वर्किंग होती है, उसके अंदर जितना भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होता है आपको सारा याद होना चाहिए, है ना। देखो ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर की प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है। फिर ये डेरिवेशन हम लोगों ने करी थी, याद करो, है ना। हमने इसे वैसे क्लास में ऐसे किया था, ES अपॉन में EP इज इक्वल टू NS अपॉन में NP इक्वल टू IP अपॉन में IS, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी को भी लगता है कि सर कोई डेरिवेशन है जो मुझे नहीं आती है, तो प्लीज उस चैप्टर के वीडियो पे जाना, और वहां पे आप PDF भी मिल जाएगी वहां पे आपको, और वहां पे डिटेल में मैंने समझा भी रखा है। डोंट वेस्ट सो मच टाइम इन जस्ट अभी ये भी सर इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर दो, उसमें भी बता दो, इतना नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना बेटा। आपको भी कम टाइम देना है सिर्फ वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। तो यूजेस दे रखे हैं ट्रांसफार्मर के, याद होने चाहिए। फिर सीरीज LCR सर्किट, ये डायग्राम ऑल्दो डिवाइस नहीं है दोस्त, ये डिवाइस नहीं है, लेकिन इसका डायग्राम बनाना, फिर इसका फेजर डायग्राम बनाना, ये सब एग्जाम में, फेजर डायग्राम बनाना ये सब एग्जाम में आता है। इसके अंदर इंपेडेंस निकालना। हाँ एक चीज मुझे यहां पे याद आती है,
एलसीआर में डिवाइसेस में क्यों डाला मैंने, आपको पता होगा कि जो एयरपोर्ट पे जाते हैं, जो एक वो मेटल डिटेक्टिंग मशीन होती है, मेटल डिटेक्टिंग मशीन जिसमें से हम लोग पास करते हैं तो उसके अंदर बीप बच जाती है। अगर मेरे पास कोई मेटल होता है वो किस पे काम करता है, तो ध्यान रखना मेटल डिटेक्टिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। एक्चुअल में होता क्या, जब मेटल डिटेक्टिंग मशीन के अंदर से हम पास करते हैं, यहां पे बेसिकली बहुत सारी कॉइल्स लगी होती हैं, बहुत सारी कॉइल्स लगी होती हैं। एक्चुअली व्हेन यू आर वॉकिंग थ्रू द मेटल डिटेक्टिंग मशीन, एक्चुअली यू आर वॉकिंग थ्रू द नंबर ऑफ कॉइल्स। जैसे ही आप कोई मेटल का टुकड़ा लेके इसके अंदर से पास करते हो, मान लीजिए आपके पास मेटल है, कोई तलवार है, आप लेके इसके अंदर चले गए हो, तो क्या करोगे, तो क्या होगा, आपका जो सेल्फ इंडक्शन है वो चेंज हो जाएगा, कॉइल का एल चेंज हो जाएगा। एल चेंज हो जाएगा तो ऑफ कोर्स उसकी रेजोनेंस की कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन डिस्टर्ब हुई, हमारा अलार्म बज जाएगा कि करंट में कोई चेंज आया। तो जो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो एयरपोर्ट पे या मॉल्स में या फिर मेट्रोज में ये जो मेटल डिटेक्टिंग मशीन रखी, इसमें कौन सा डिवाइस लगा होता है, तो एलसीआर सीरीज सर्किट यहां पे लगा होता है। 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला भी है ना। चलिए जी, फिर अगला आता है मूविंग कॉइल कैलरीमीटर। तो क्या है सर, मूविंग कॉइल कैलरीमीटर क्या होता है, जो डिटेक्ट करता है करंट को। प्रिंसिपल क्या है कि करंट कैरिंग कॉइल प्लेज इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क, है ना। और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चाहिए, उसका डायग्राम आपको याद होगा, ये है। और हमने यहां से प्रूफ किया था कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये फिर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो भी है। देखो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, जो डेरिवेशन आपको नहीं आती है वो मेरे लेक्चर पे जाओ, वहां से देख लो। अभी तो मैं लाया हूं इसलिए ताकि मैं आपको दिखा दूं। ये वीडियो क्यों लाया, ये पर्पस क्या इस वीडियो का, कि भैया जो डेरिवेशन है आपको लिखनी है, पूरी आनी चाहिए, कि भैया ये जो पॉइंट है इसमें ये मिस पॉइंट नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद कन्वर्जन है भाई, गैलोनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो गैलोनोमीटर के सामने एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं एस, तो ये हमारा कैलोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस छोटे से रेजिस्टेंस एस की वैल्यू होती है आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन, पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा हुआ है। अब देखो यहां पे मैंने इसकी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली हुई है। शंट क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गैलोनोमीटर को अगर हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाना होता है, और इसकी वैल्यू होती है वी अपॉन में आई जी माइनस जी। तो ये भी आपको बेटा डेरिवेशन आनी चाहिए। मैं डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूं आप लोगों को, ये वाली लिख के ले आया हूं इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या मिस नहीं करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन भी एग्जाम में आ सकती है, जहां पे हम किरचॉफ लॉ लगा के पी अपॉन में क्यू इक्वल टू आर अपॉन में एस को प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हमें बता रखा है, एडवांटेजेस हमें बता रखी है, आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैट में, ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने क्या डाल दिया है, एक डायलेक्ट्रिक स्लाइड डाल दी। डायग्राम जो एनसीईआरटी का है, वैसे जब मैंने डेरिवेशन करवाई थी ना अभी ये रिसेंटली, मैंने एक डेरिवेशन कराई थी यहां पे, जहां मैंने एक पूरी क्लास ली है, और इवन यूट्यूब पे सुबह ही एक लेक्चर अपलोड हुआ होगा 6 घंटे का, जिसमें मैंने सारी डेरिवेशन करा रखी है। उसमें डेरिवेशन मैंने करा रखी है और मैंने बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ा रखा है। तो जब भी डायलेक्ट्रिक स्लैब हम यहां पे डालते हैं, मान लीजिए इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो कितना आता है, वो आ जाता है बेटा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, है ना। और फिर इसको सॉल्व करूंगा, स्पेशल केस लगाऊंगा तो ये रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है जी। चलो अगला आ रहा है बेटा, ये डिवाइसेस नहीं है, अगेन अगला जो है डिवाइसेस नहीं है, बट ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहां पे डाल दी है ताकि जो बच्चा इस लेक्चर को देखे, इसको फॉलो करे, तो आप लोगों को फायदा मिले। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है लाइन चार्ज की वजह से, तो आपको याद होगा ई का फॉर्मूला कितना होता है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, हम लोगों को मालूम है बेटा ये। सिमिलरली, अच्छा यहां पे ग्राफ नहीं बनाया मैं ग्राफ बना देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। मैंने ग्राफ का भी वीडियो डाला था, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज वो फॉलो कर लेना, बिकॉज मैंने उसमें क्लास में हर चैप्टर के सारे ग्राफ वहां पे डाल दिए, ठीक है। उसका अगला जो था बच्चों, वो था शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और हमने जब ग्राफ बनाया था ई और आर का, तो ग्राफ आया था ऐसा पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमारा स्फीयर था, स्फीयर की डेरिवेशन की थी, 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एंड देन उसका हमने एक ग्राफ भी बनाया था। तो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट गाइस। इस क्लास का पर्सपेक्टिव आपको अलग से पढ़ाना नहीं है, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं। पिछले 1 महीने से मैं यूट्यूब पे फ्री क्लासेस दे रहा हूं और डिटेल में दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं या खाने पूर्ति कर रहा हूं। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं। आपको हर टॉपिक के चैप्टर का नाम पता है, नहीं पता है तो डू कमेंट, मैं आपको उसका चैप्टर का नाम लिख दूंगा, वो कहाँ है, कौन सी वीडियो है, मैं वो भी बता दूंगा, सो दैट टू हेल्प यू। बट हाँ, ये डेरिवेशन जो हैं, ये जो डिवाइसेस जो हैं, आपको जरूर आने चाहिए, बिकॉज इन डिवाइसेस में से हर साल एक डिवाइस जरूर आता है।
तो कम से कम वीडियो, अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो कम से कम इसका पीडीएफ तो डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसमें हम इसकी पीडीएफ डाल देंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी ये वीडियो का पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। और एक बार जब आपको पीडीएफ मिल जाए तो उसको ध्यान से पढ़ो और उसको याद करो। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, आगे मिलते हैं, बाय बाय।